एक समय था केजरीवाल जब भी जिस सभा में जाते थे, रैली में जाते थे, तो हंगामा मच जाता था, लोग नारेबाजी करने लगते थे। अब क्यों करते थे ये मैं कहूँ, इसे खुद ही मैं केजरीवाल की जुबान सुना देता हूं, सुन लीजिए। आरक्षण विरोधी केजरीवाल मुर्दाबाद। देख रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं केजरीवाल मुर्दाबाद, और आरक्षण का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन केजरीवाल इसके बाद कहते हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। वो दरअसल जो झूठ की गठरी है ना, वो यहीं से शुरू हुई थी। आप पहले ये बयान सुनिए। मुझे यह समझ नहीं आता कि मैंने आरक्षण के विरोध में कब बोला था। फिर ये भी कहते थे, केजरीवाल जी के बारे में कह रहा हूं कि मैं तो हमेशा से आरक्षण का समर्थक रहा हूं, ये तो बहुत जरूरी है। ये भी बयान सुनिए। मैंने हमेशा बोला है कि आरक्षण जरूरी है। लेकिन उन्होंने कब कहा, क्या कहा, ये तो आप जानना चाहते हैं ना। तो उस पुराने बयान को भी मैं निकाल कर लाया हूं दोस्तों, और वो बयान आज सुनना बहुत जरूरी है कि ये क्या थे दरअसल। सुन लीजिए। हमारा ये मानना है कि अगर किसी को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए तो उसको फिर दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, इसमें आप इस डिबेट में मत फंसिएगा कि आरक्षण जरूरी है, गैर जरूरी है। ये सब तो अभी नैरेटिव का हिस्सा है। मैं तो आपको केजरीवाल का पहले सारी सीढ़ियां दिखा रहा हूं, क्योंकि ये आरक्षण को लेकर नए नए ज्ञान देते थे। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके लोकप्रियता हासिल की, सीढ़ी बनाई, उसको सत्ता तक पहुंचे, उसी प्रकार से आरक्षण को लेकर नए नए तर्क गढ़ते थे। और फिर ये भी मतलब ये तर्क क्यों गढ़ते थे, क्योंकि लोगों के बीच लोकप्रिय हो सके। तो उनका एक ज्ञान ये भी सुन लीजिए। 2-2 लाख लोगों को साल में सरकारी नौकरी देके आप 15 करोड़ लोगों को तक कब तक पहुंच पाओगे? इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। 100 साल भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन जानते हैं, समय बदला, वक्त बदला, केजरीवाल भी बांटो और राज करो की नीति पर आ गए। कैसे? भ्रष्टाचार को छोड़कर तुष्टीकरण की नीति अपना ली और एक जाति को पकड़ने के लिए आरक्षण का राग अलापने लगे। आरक्षण से लेकर के इनका कोई ऐसा नहीं है, मतलब ऐसी कोई सोच या विचार नहीं है। लेकिन जानते हैं, राजनीति करते करते मोदी सरकार पर आरोप लगाने लगे। सुन लीजिए। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए। सारा देश देख रहा है इसको। लेकिन अब तक तो मैंने आपको कई चीजें दिखा दी। अब एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, वो भी आरक्षण को लेकर। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने केजरीवाल की पंजाब सरकार को लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट दी है। बहुत ही सनसनीखेज रिपोर्ट है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी एनसीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में कुल 37% आरक्षण लागू है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 25% और ओबीसी के लिए 12% निर्धारित है। यानी ओबीसी के लिए सिर्फ 12% ये इस रिपोर्ट में सामने आई है। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि देश में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% है। ऐसे में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को ओबीसी आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 25% करने का निर्देश दिया है। यानी पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, वो ओबीसी आरक्षण में 13% का गोलमाल कर रही है। तो ये तो है केजरीवाल की असलियत। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट में सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी, नीतीश, तेजस्वी और इस देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, उन सब की पोल खोल कर रख दी है, बखिया उधेड़ कर रख दी है। आज की रिपोर्ट में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड को तो मैंने आपको दिखा दिया। अब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इसके डबल स्टैंडर्ड को भी देखना और समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें ये सब फंस गए हैं। कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं। पहले इस बात को समझिए कि राहुल गांधी इस समय जिस भी चुनावी राज्य में जाते हैं तो एक ही बात करते हैं। सुन लीजिए, ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन क्यों?
इसका खुलासा भी खुद राहुल गांधी ही कर देते हैं। ये भी सुन लीजिए। कहते हैं कि मैंने ओबीसी का अपमान किया, और फिर पूरे तैश में आकर राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा उठाते हैं। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, पूरी करते हैं। और जानते हैं इसके बाद राहुल गांधी मोदी सरकार को ये चुनौती देते हैं कि उनकी सरकार में यानी कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान जो सरकार ने कास्ट सेंसस किया उसे मोदी सरकार जारी कर दे। माने खतरनाक है। पहले ये बयान सुन लीजिए। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अब राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हैं ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। राहुल गांधी को भी पता है कि उनकी सरकार के समय जो कास्ट सेंसस किया गया उसमें भारी गड़बड़ियां थी और इसीलिए उसने भी जारी नहीं किया। अब ये चाहते हैं और चुनौती देते हैं कि मोदी जी इसको जारी कर दें ताकि उनका जो पाप है वो इनके सिर मर जाए। जैसे विजय माल्या और बाकी लोगों ने लोन कब लिया? लोन तो कांग्रेस की सरकार ने दिया, आप जानते ही है, और भाग गए। अब उसकी बदनामी जो है पूरा मोदी सरकार के सिर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कास्ट सेंसस के मामले में कर रहे हैं। लेकिन मकसद ये नहीं है दोस्तों, मकसद तो कुछ और है, मुद्दा कुछ और है। मोदी और भाजपा को बदनाम करने के लिए राहुल झूठे आरोप मढ़ते हैं कि भाजपा रिजर्वेशन के खिलाफ है। सुन लीजिए। बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में, उनके डीएनए में रिजर्वेशन जो है उनको चुभता है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने राजस्थान, कांग्रेस की सरकार है, इन्हीं की सरकार है, उसको लेकर जो रिपोर्ट दी है उसमें एक सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। एक प्रकार से पोल खोल कर रख दी है दोस्तों। क्यों? आप रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में 7-8 जिले ऐसे हैं जहां किसी भी ओबीसी जाति को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, जबकि इन जिलों में बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय के लोग रहते हैं। अब उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए यहाँ की जो सरकार है ना, बड़ी एक जबरदस्त चाल चली गई है। सर्टिफिकेट देने के लिए आय का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और आय के प्रमाण पत्र में भैया आप जिससे मांगेंगे उसी की आय देखेंगे ना। ये लोग क्या करते हैं? पूरे परिवार की आय जोड़ देते हैं, पूरे परिवार की आय। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, जिससे योग्य लोगों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब जाहिर है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो सवाल उठाएगी ही ना। आप एक बयान भी सुन लीजिए। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 8 जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली में ओबीसी का आरक्षण 0 है। जाहिर है दोस्तों सवाल तो उठेंगे। तो ये तो राजस्थान का हाल है। अब मैं आपको बिहार लेकर चलता हूँ। बिहार में भी इन्हीं की सरकार है, कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस के ही लोग हैं उसमें, क्योंकि वहाँ महागठबंधन है। लेकिन बिहार की कहानी में थोड़ा सा और बड़ा दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ तो बड़ा विशेष है यहाँ की जाति राजनीति। और आपको याद दिलाता हूँ कि 2015 के विधानसभा चुनाव में, उससे पहले मोहन भागवत का एक बयान आया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बयान के आधार पर लोगों में ये डर फैला दिया और मैं तो कहता हूँ कामयाबी भी पा गए ये लोग, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई थी उसमें ये लगा कि इन्होंने डर फैला दिया। ये कहते थे कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। आपको मैं लालू यादव का बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। ताल ठोक के हम खड़ा है, आरक्षण को आप खत्म कर दोगे? या आप किसको खुश करने के लिए बोल रहे हो? मैं जानता हूं, देश जान गया। उठो पिछड़े वर्गों के लोगों। और इसी प्रकार से तेजस्वी यादव जो इस समय डिप्टी सीएम है, वो भी लोगों में डर फैलाते रहे। उस समय भी बन गए थे जीतने के बाद। सुन लीजिए बयान। असल में आरएसएस और बीजेपी तो आरक्षण विरोधी रही है। और यही नहीं, ये जो नीतीश बाबू है, सुशासन बाबू हैं, ये भी यही काम करते हैं। अब इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लोगों को कैसे डराते रहे, ये आप सुन लीजिए। जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन अति पिछड़े वर्ग के बीच जाएगी और अति पिछड़े वर्ग को ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी किस केंद्र की सरकार ने किस तरह साजिश किया आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की। अब जरा सोचिए दोस्तों,
क्या मोदी जी ने आरक्षण खत्म कर दिया? कितने साल गुजर गए आप सोचिए, 8 साल गुजर गए जब ये डर फैलाया गया। नहीं खत्म किया कहीं भी, जो व्यवस्थाएं चली आ रही है वही चल रही हैं। ये सब मानते होंगे अंदर ही अंदर कि आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसमें सुधार कैसे लाया जाए इस पर लोग डरते हैं। लेकिन ये बात सच है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया जो ये डर फैला रहे थे, और ये डर फैलाकर ये परिवारवादी लोग सत्ता में वापस पहुंच गए। मगर अब मैं आपको राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट दिखाता हूं, उससे पता चलता है कि कैसे बिहार में घालमेल किया गया। ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की राजनीति करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1993 से बिहार में अब तक जो जाति ओबीसी में शामिल ही नहीं है उसे भी प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है, यानी यहां भी गड़बड़ी है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर आय की गणना करते समय कृषि आय को भी जोड़ा जा रहा है जो नियम विरुद्ध है। इसीलिए ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और इससे जुड़ा मैं आपको बयान भी सुना देता हूं, सुन लीजिए। बिहार राज्य में भी जो भारत सरकार के सेवा का जो ओबीसी का जो पात्र अधिकारी या कर्मचारी है उसके नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र बनाए जाते समय और वार्षिक आय की गणना करते समय वेतन और कृषि आय को जोड़ा जाता है, जो एकदम नियम के विरुद्ध है। अब आपको मैं बंगाल लेकर चलता हूं दोस्तों। यहां की रिपोर्ट बहुत खतरनाक है, डराने वाली है। अब मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाऊं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चुनाव से पहले ममता दीदी ने जमकर जाति का कार्ड खेला था। अपने घोषणा पत्र में कहा था कि ओबीसी में 4 नई जातियों को लाएंगे। ममता बनर्जी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर, नाम सुन लीजिए, माहिष्य, तिली, तामुल और साहा जाति को ओबीसी वर्ग में लाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा जांच की जाएगी और इसकी सिफारिश करने के लिए विशेष कार्यबल बनाए जाएंगे। लेकिन यहां तो गजब खेला हो गया। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। जांच के दौरान केंद्रीय ओबीसी आयोग ने 25 फरवरी को, मैं रिपोर्ट ही पढ़ रहा हूं, बंगाल के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और इस दौरान पता चला कि बंगाल में 179 जातियां ओबीसी में है, 179 जातियां। लेकिन जब पूरी सूची देखी गई तो आयोग की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सूबे में 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी से हैं, 179 जातियां और उसमें 118 मुस्लिम ओबीसी है और हिंदू ओबीसी की संख्या महज 61 है। आप सोचिए कौन क्या शुरू किया गया, कहां पहुंचा, कैसे चल रहा है। और जांच के दौरान यह भी पता चला दोस्तों कि 2011 के पहले बंगाल में महज 108 जातियां ही पिछड़ी जाति के दायरे में आती थी, जिसमें 53 मुस्लिम वर्ग के ओबीसी और 55 हिंदू ओबीसी वर्ग से आते थे। लेकिन 2011 के बाद राज्य के ओबीसी जातियों की सूची में भारी बदलाव आया और जो 71 जातियां जोड़ी गई उसमें 65 मुस्लिम समाज से और सिर्फ 6 जातियां हिंदू समाज से थीं। लेकिन आरक्षण की जब बात होती है और चुनाव की बात होती है तो किस तरह की बात होती थी वो तो मैंने आपको दिखाया ना। और आयोग ने जांच में ये भी पाया, बड़ा खतरनाक है, कि बंगाल में कुल जनसंख्या में हिंदुओं की कुल आबादी 70.5% है, जबकि मुस्लिम सिर्फ 27% रहते हैं। लेकिन ओबीसी में क्या हो रहा है, पूरा ही मामला पलट गया। जांच के दौरान मैं कुछ और चीज़ें आपको इस रिपोर्ट से दिखाता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने यह भी पाया कि बंगाल में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 कैटेगरी, जिसमें से एक कैटेगरी अति पिछड़ा वर्ग, उसमें 81 जातियां हैं, लेकिन 73 जातियां मुस्लिम समाज से हैं। सोचिए 81 में 73 मुस्लिम समाज से और सिर्फ 8 जातियां ही हिंदू ओबीसी वर्ग के हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जो नौकरियों में भर्ती हो रही है, और एक कैटेगरी की बात बता रहा हूं, अति पिछड़ा वर्ग, उसमें 91.5%, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, 91.5% लाभ मुस्लिम ओबीसी को मिला है, जबकि हिंदू ओबीसी को
मात्र 8.5% ही फायदा मिल पा रहा है। यानी आरक्षण का फायदा भी 90% से अधिक मुसलमान उठा रहे हैं जो ओबीसी में है। हिंदू को तो मिल ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, ओबीसी वर्ग जो है उसे जरूरत से कम आरक्षण मिल रहा है। इसकी भी जानकारी केंद्रीय ओबीसी आयोग ने दी है। ओबीसी ने बाकायदा बंगाल सरकार को कहा है कि राज्य में आरक्षण का दायरा 45% से बढ़ाकर 50% किया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण 17% मिल रहा है, उसको 22% किया जाए। एक और खतरनाक जानकारी मैं आपके साथ बताता हूँ, ये सब बंगाल के हैं। पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा कि बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने इस्लाम कबूला। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ, बड़े ध्यान से सुनिए, रोहिंग्या मुसलमान उठा रहे हैं। अहीर ने यह भी कहा कि जब उन्होंने सवाल पूछा बंगाल सरकार से, तो ये जवाब दिया गया कि इनमें से अधिकांश लोग पहले हिंदू ही थे। अब इस मामले में दोस्तों ओबीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा है, जांच तो शुरू हो गई, एक खुलासे भी हो गए कि अगले महीने कमीशन बंगाल के दौरे पर जाएगा, सुनवाई करेगा, और उसके बाद भी अगर इस ओबीसी सूची को ठीक नहीं किया गया तो जो संवैधानिक दायरा है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे मुद्दे पर दोस्तों उन लोगों से सवाल पूछना लाजमी है जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं ना। जरूर पूछिएगा, इस आरक्षण के ट्रैप में मत फंसिएगा कि आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। आप अभी नहीं बदल सकते, क्योंकि ये तो नैरेटिव है मोदी को नुकसान पहुंचाने का, जिसके लिए कास्ट सेंसस तमाम चीजें, एक तरफ एक समुदाय को इकट्ठा कर दो और हिंदुओं में बंटवारा कर दो। तो इसलिए ये नैरेटिव इस समय खराब है। लेकिन उन लोगों से सवाल पूछिए जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं कि आपने क्या इन चीजों पर सवाल पूछा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अखिलेश यादव को लेकर आता हूं, उनका बयान सुनिए। पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, राष्ट्रीय राजनीति का मैंने एक ऐसा चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जिसमें दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और ये सब कुछ तब होता है जहां पूरी की पूरी राजनीति झूठ, फरेब, लोभ, लालच पर आकर टिक जाती है, परिवारवादी संस्कृति हावी हो जाती है, स्वार्थ की राजनीति हावी हो जाती है। फिर वहां देखने सुनने वाला कोई नहीं होता और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं होता। और इसीलिए इस वीडियो को बनाने की मुझे ज़रूरत महसूस हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।